और सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी संरचना जो कि विभिन्न अवयव या कह लीजिए मेंबर या कंपोनेंट, कुछ भी कहे, उपांग, तो इनमें जो कोई भी संरचना होती है विभिन्न प्रकार के अवयवों से, उपांगों से मिलकर के बनती है। अब अगर हम उस पर आने वाले भारों को एनालिसिस करें तो किसी मेंबर पे टेंसाइल फोर्स तो किसी पे कंप्रेसिव फोर्स आता है। तो यानी किसी भी संरचना के वो घटक, वो अवयव जो कि संपीड़न भार वहन करते हैं, उनको हम कंप्रेशन मेंबर या संपीड़न उपांग कहते हैं। क्लियर? यानी संरचना पर जो भी हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं, मेंबर्स लगाए हैं और उन पर संपीड़न भार आ रहा है, वो मेंबर हमारे कहलाएंगे कंप्रेशन मेंबर। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉलम, दूसरा कहलाता स्ट्रट। ठीक है, ये कॉलम और स्ट्रट, इसमें दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं। कॉलम यानी किसी भी संरचना का वह अवयव जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में अक्षीय संपीड़न भार वहन करते हैं। किस प्रकार के भार? अक्षीय संपीड़न, लेकिन इसके लिए कंडीशन लगा दी गई है कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, उनको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम अगर बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, ये हमारे कॉलम हो गए, ये हमारा कोई हमारे आई खंड है, तो ये उसका सेक्शन दिखा देंगे। ये तो इस तरीके से इसकी जो अक्ष होगी उस पर आने वाला भार अक्षीय भार कहलाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा कॉलम। स्ट्रट कहते हैं, यदि संपीड़न भार तो इसमें भी आएगा, लेकिन इनकी स्थिति कोई जरूरी नहीं है कि ऊर्ध्वाधर हो। ये इंक्लाइंड अवस्था में भी हो सकते हैं, क्षैतिज अवस्था में भी हो सकते हैं और ऊर्ध्वाधर अवस्था में हो सकते हैं। यानी तीनों स्थितियों में कोई भी स्थिति हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्रस है, ये ट्रस है और इसमें ट्रस के ये मेंबर्स हैं। इनको आपस में किसी भी प्रकार से लोड के अनुसार इनको जो है बना सकते हैं। तो इन मेंबर्स में जब हमारे भार बाहर से डब्ल्यू लगते हैं तो इनमें हमारे टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स आते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए टेंसाइल फोर्स तो ये टेंशन मेंबर कहलाएगा, इसमें कंप्रेसिव फोर्स तो ये कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा। तो यही कंप्रेशन मेंबर ये हमारे स्ट्रट कहलाते हैं। तो कॉलम एंड स्ट्रट ये कंप्रेशन मेंबर के दो मुख्य अवयव हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है इसमें चैप्टर में बेंडिंग प्रोसेस। बेंडिंग प्रोसेस, बेंडिंग प्रोसेस को कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई भी एक कंप्रेशन मेंबर, यानी कॉलम पे विचार कर ले, इस प्रकार से कंप्रेशन मेंबर है। अब इसके ऊपर अक्षीय भार W लगाया जाता है। ठीक है, अब इस भार को धीरे 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 बढ़ाते जाएं। जब इसमें एक ऐसी स्थिति आ जाए कि इसकी शेप जो है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, ये बेंडिंग होने लगी, तो इसके भार को धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि इसमें बेंडिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। तो बेंडिंग प्रारंभ होने से पहले जितना भी भार इस पे लगाया गया था उस भार को हम कहते हैं बकलिंग लोड। ठीक है, यानी इस जो हमारी बेंडिंग प्रक्रिया है, ये बेंडिंग ही हमारी कहलाती बकलिंग। बेंडिंग को ही कहते हैं बकलिंग। और जिस भार पर ये बकलिंग प्रारंभ होती है उस भार को हम कहते हैं बकलिंग लोड। अब कोई भी कंप्रेशन मेंबर है, अगर उसमें बकलिंग होने का मतलब है कि ये फेल होने की स्थिति में है।
तो किसी भी कंप्रेशन मेंबर पर आने वाला भार बकलिंग लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बकलिंग लोड से अधिक है तो संरचना हमारी सुरक्षित नहीं है। तो संरचना की सुरक्षा के लिए क्या कंडीशन कि कंप्रेसिव लोड, संरचना पर आने वाला संपीड़न भार, इसके व्याकुंचन भार, बकलिंग को हिंदी में कहते हैं व्याकुंचन भार से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो बेंडिंग प्रोसेस है ये मुख्य रूप से दो बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन सी? सबसे पहली साइज एंड लेंथ ऑफ सेक्शन, यानी किसी खंड का माप क्या है, परिमाप क्या है या उसकी लंबाई क्या है, ये इस बात पर बेंडिंग निर्भर करती है। दूसरी में है इसकी ज्वाइंट कंडीशंस एट एंड। एक तो हो गई इसकी खंड की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी माप क्या है और उसकी लंबाई क्या है, इस बात पे बकलिंग हमारी निर्भर करेगी, बेंडिंग निर्भर करेगी। दूसरा ज्वाइंट कंडीशन एट एंड, सिरों पर हमने किस प्रकार के जोड़ इस्तेमाल किए हैं उस पर भी ये निर्भर करेगा। अब जैसे मान लीजिए साइज और लेंथ है, एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि चपटी पत्ती ले लें। एक चपटी पत्ती हमने ली जिसकी लंबाई 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन कोई भी ले, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी ले, सेम क्रॉस सेक्शन की हमने एक पत्ती ली जिसकी लंबाई मान लीजिए 3 मीटर और ये सिर्फ 1 मीटर। अब तुम खुद ही इससे अंदाज लगा लो कि जब इस पे भार लगेगा W और इस पे भी लगा दे W, तो कौन सा जो हमारी है इसमें बकलिंग कम भार पे होने लगेगी। जो ये छोटा सा पीस है उस पे भार अधिक वहन करवा सकते हैं और ये जो हमारा है इसको हम कम भार पे ही इसमें बकलिंग प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और बाकी चीज इसकी शेप पे है, इसकी जो मोटाई और चौड़ाई कितनी है उस पे भी निर्भर करता है, क्योंकि उसकी मोटाई और चौड़ाई से ही हम इसके आई की वैल्यू निकालते हैं, यानी जड़ता गुण, और दूसरा परिभ्रमण त्रिज्या। तो ये परिभ्रमण त्रिज्या और ये लंबाई, ठीक है, इनका अनुपात जो है इसकी सामर्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो बेंडिंग है किस कंडीशन में है कि साइज और लेंथ ये इस पर निर्भर करती है। दूसरा ज्वाइंट कंडीशन, जोड़ किस प्रकार के हैं, तो ये तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी ज्वाइंट पढ़े। तो इसमें कितने प्रकार के ज्वाइंट बताए गए, देखिए टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहला फिक्स्ड, दूसरा हिंज और तीसरा फ्री। ये 3 प्रकार के सपोर्ट तुमको पिछले उसमें सेमेस्टर में पढ़ाए गए। फिक्स से क्या मतलब है, इसमें देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है पोजीशन, दूसरी होती डायरेक्शन। ठीक है, 2 चीजें पोजीशन और डायरेक्शन। अगर किसी भी संरचना के अवयव में उसके सिरे की पोजीशन स्थिर हो यानी फिक्स हो और डायरेक्शन यानी दिशा भी इसकी फिक्स कर दी जाए, आबद्ध हो जाए, ठीक है, स्थिर कर दी जाए, तो ऐसे जो सिरे हैं वो फिक्स इंड कहलाएंगे।
जब किसी भी अवयव के सिरे, स्थिति में और दिशा में, पोजीशन का मतलब स्थिति और डायरेक्शन का मतलब दिशा, स्थिति और दिशा दोनों में स्थिर हो, आबद्ध हो, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड एंड, आबद्ध सिरा। ठीक है। दूसरा हिंज है, तो इसमें क्या हुआ, दोनों चीजों में ये फिक्स हो, स्थिर हो, तो उस सिरे को हम कहेंगे फिक्स्ड एंड। दूसरा हमारा है हिंज। हिंज किसको कहेंगे? हिंज में कहा जाता है कि इसमें अगर सिरा स्थिति में स्थिर हो, यानी पोजीशन इसकी फिक्स हो, लेकिन दिशा में स्थिर ना हो, दिशा में स्थिर ना हो, तो उस सिरे को कहते हैं हिंज सपोर्ट, उसको कहते हैं हिंज सपोर्ट। इसी तरीके से जो तीसरा है फ्री, फ्री एंड कहते हैं उसको, तो ना तो इसकी स्थिति में स्थिर है और ना ही दिशा में स्थिर है। जब किसी भी अवयव का सिरा इस प्रकार से जोड़ा जाए, ना तो स्थिति में स्थिर हो ना ही दिशा में स्थिर हो, तो उस सिरे को हम कहते हैं फ्री एंड। ठीक है, मुक्त सिरा। तो अब ये जो तीन कंडीशंस हैं, तीन टाइप की ज्वाइंट्स हैं, इनको मिला करके चार कंडीशन मुख्य रूप से बनाई गई, जो कि तुमने सेकंड ईयर में भी पढ़ी है। पहली कंडीशन आती है बोथ एंड्स फिक्स्ड, बोथ एंड्स फिक्स। क्लियर? तो दूसरा कंडीशन आती है वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड, यानी एक सिरा आबद्ध है और दूसरा सिरा कब्जेदार है। तीसरी कंडीशन बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों सिरे आबद्ध हो, सॉरी दोनों सिरे हिंज हो, कब्जेदार हो। तो इस तरीके से ये तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, अदर फ्री। ये चार मुख्य कंडीशंस हैं। इन चारों के आधार पर ही आपको किसी भी मेंबर की प्रभावी लंबाई निर्धारित करनी है। सेकेंड ईयर में तुमने पढ़ा था बोथ एंड फिक्स्ड, तो प्रभावी लंबाई स्मॉल एल इक्वल टू L/2 पढ़ी थी। लेकिन इसमें अब L/2 का मतलब हो गया 0.5 L। अब इसमें जो हमारा IS कोड इस्तेमाल होता है 800/1984, उसके अनुसार अब ये L/2 ना लेकर के इसमें हम लेते हैं 0.65 L। ये ध्यान रखना तुम। अब इसके बाद दूसरा है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज। एक सिरा आबद्ध है और दूसरा सिरा कब्जेदार है। तो इसके पहले क्या लेते थे ऐसी स्थिति में? L इक्वल टू L/√2 लेते थे। अब इसमें लेना है L इक्वल टू 0.8 L। ठीक है। तीसरी कंडीशन बोथ एंड्स हिंज, दोनों सिरे कब्जेदार हैं, तो इसमें दोनों में ही L इक्वल टू L। इसके बाद लास्ट है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, तो इसके लिए L इक्वल टू 2L, जहां पे कैपिटल L ये एक्चुअल लेंथ ऑफ मेंबर,
एल जो है कैपिटल एक्चुअल लेंथ ऑफ मेंबर और स्मॉल एल इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर। तो इफ जो हमारी शिरा स्थितियां हैं इनके अनुसार हम इनकी जो बेंडिंग है उसको डायग्राम से भी समझते हैं। इसमें आपको बताया गया होगा कि मान लीजिए बोथ इन फिक्स, तो ये इसकी लंबाई कहलाती कैपिटल एल और ये मेंबर हो गया इस तरीके से। तो इसमें जो हमारी लोड आने पर, लोड इस प्रकार से जब इसमें लगाया गया तो इसमें जो बकलिंग है, बकलिंग यहाँ प्रारंभ शुरुआत से नहीं होती है, थोड़ा हिस्सा छूटने के बाद में फिर ये कुछ इस प्रकार की शेप लेती है। तो इसमें इस प्रकार से वक्र बनता है, ये फिर ये, तो जहां से ये इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जहां से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है उस जगह से ये दूरी ली जाती है। तो ये दूरी हमारी कहलाती प्रभावी लंबाई स्मॉल एल। ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों सिरे कब्जेदार हैं, दोनों सिरे कब्जेदार हैं तो कैसे दिखाएंगे उसको, इस प्रकार से। तो इसमें जो है लोड आने पर ये इसी जगह जहां से कब्जा है वहीं से ये बेंडिंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसमें लेते हैं प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के बराबर। अब इसी को दोनों में एक सिरा हटा दीजिए, एक आबद्ध दूसरा कब्जेदार, एक सिरा आबद्ध दूसरा कब्जेदार, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिरा आबद्ध दूसरा कब्जेदार। तो इसमें जो हमारी बेंडिंग होगी कब्जेदार सिरे में तो यहीं से होगी और जो हमारा आबद्ध सिरा है उसमें इस प्रकार से। तो इसलिए ये जो लेंथ है हमारी ये प्रभावी लंबाई ये कहलाए। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा जो चार कंडीशंस हैं, इसके अलावा भी अब इस कंडीशन किस प्रकार से कहते हैं कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर के दोनों सिरे प्रभावी रूप से आबद्ध हैं। अब भाषा क्या लिखेंगे, दोनों सिरे प्रभावी रूप से आबद्ध हैं तथा घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित हैं। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो ये कंडीशन बता रहे हैं उससे हमारा कौन सा पोजीशन में फिक्स बता रहे हैं या डायरेक्शन में बता रहे हैं या दोनों में बता रहे हैं। तो इस चीज के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि हमारा बोथ इन फिक्स है या वन इन फिक्स एंड अदर हिंज है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करने हैं इनकी भाषा सुन करके। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हैं, दोनों सिरे प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध हैं एवं एक सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित है, एक सिरे पर घूर्णन के प्रति प्रतिरोधित है। तो इसका मतलब है स्थिति में नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके की भाषा आप जब पढ़ेंगे तो उससे ये डिसाइड करना है इनमें चारों में कौन सी कंडीशन लगनी। अगर इन कुछ इसमें जो चार कंडीशन है इस पुस्तक में इसके अलावा भी कंडीशंस दी है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब क्वेश्चन में होगा तो आप इसको लिख सकते हैं प्रभावी लंबाई L = K × कैपिटल है। K कहलाता कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट ये है। शिरा स्थितियों के आधार पर इसका गुणांक क्या है 0.65, इसका गुणांक क्या है 0.08। तो K की वैल्यू इसमें आपको गिवन जाएगी। ठीक है। तो इसके आधार पर आप इनके जो शिरा की स्थितियां हैं उनसे आप प्रभावी लंबाई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके इसमें नेक्स्ट चीज आती है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो न्यूनतम यानी पहली चीज तो यह है कि परिभ्रमण त्रिज्या होती क्या है। आप लोगों ने निकाला होगा
कि I इज इक्वल टू पड़ा है AK²। उसमें जो सेकेंड ईयर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, इसमें K को जो है न्यूनतम परमाणु त्रिज्या कहा गया। अब हम इसमें परमाणु त्रिज्या को R के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर R के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो ये कहलाएगा AR²। तो परमाणु त्रिज्या से मतलब ये है किसी भी खंड की काट की अक्ष से वह दूरी। कौन से अक्ष से? जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। क्या? ठीक है, किसी खंड के काट की अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग को क्षेत्रफल से गुणा करने पर गुणनफल उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाए। यानी जिस दूरी के वर्ग से हम अगर क्षेत्रफल में गुणा कर दें और इनका गुणनफल उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बराबर आ जाए तो हम उस दूरी को कहेंगे परिभ्रमण त्रिज्या। उस दूरी को कहेंगे परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, तो अब ये कंप्रेशन मेंबर की इस केस में हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या लेते हैं। तो इसमें जो हमारे खंड है उनमें जो अक्ष है उन अक्षों के सापेक्ष जो परिभ्रमण त्रिज्या का न्यूनतम मान प्राप्त होगा उसको हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहेंगे। तो अब इसके लिए आपको कुछ अक्षों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस, संदर्भ अक्ष। ठीक है, संदर्भ अक्ष से क्या मतलब है? देखिए, हमारे कोई भी खंड हो उसमें मुख्य रूप से दो अक्ष हम लेते हैं जिसको कहते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष ये हमारी जो है संदर्भ अक्ष होती है। अब जैसे हमारे जो खंड है कि जो कि हम कंप्रेशन मेंबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारा हो गया आई खंड, ये आई खंड हो गया। दूसरा चैनल खंड, ये इस प्रकार से होता है। तीसरा टी खंड, ठीक है, और चौथा ले लीजिए इधर कोणी खंड। ये चार खंड है। अब इसमें देखें कि इसमें जो एक्स अक्ष है वो ये कहलाती है और वाई अक्ष ये कहलाती है। किसी तरीके से इसमें ले लें तो एक्स अक्ष ये कहलाएगी और वाई अक्ष ये कहलाएगी। इसमें देखिए, इसमें वाई अक्ष ये होगी और एक्स अक्ष ये कहलाएगी। कोणी खंड में एक्स अक्ष ये होगी और वाई अक्ष ये होगी। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसमें देखें जो हमारी एक्सिस है आई खंड में, इसकी जो एक्स अक्ष है ये फ्लैंज के समानांतर होती है और वाई अक्ष जो है ये वेब के समानांतर होती है। ठीक है, इसी तरीके से चैनल खंड में एक्स अक्ष जो फ्लैंज के समानांतर है और वाई अक्ष वेब के समानांतर। इसमें टी खंड में एक्स जो है फ्लैंज के समानांतर है और वाई अक्ष वेब के समानांतर है। इसमें क्या है, इसकी जो हमारी भुजाएं हैं, ये टांगे कह लीजिए, ये इनके समानांतर है। इनको समानांतर कहने का मतलब क्या है? इसमें जो हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, इनमें जो स्टील टेबल है उसमें प्रॉपर्टी इन्हीं अक्षों के संदर्भ में दी रहती है। जो स्टील टेबल है, खंडों के जो गुणधर्म है जिनको कि हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे आई की वैल्यू यानी जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण जब एक्स अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो इसको लिखेंगे आई एक्स एक्स, वाई अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो लिखेंगे आई वाई वाई,
परिभ्रमण त्रिज्या अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो लिखेंगे आर एक्स एक्स, वाई अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो आर वाई वाई। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान ये देना है कि हमको जो परिभ्रमण त्रिज्या है वो किस अक्ष के सापेक्ष लेनी। तो इसमें दो प्रकार के सेक्शन बताए गए हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अब इसमें सिमेट्रिकल किसको कहेंगे, तो इसमें देखिए एक्स अक्ष के दोनों तरफ इस खंड की आकृति समान है, तो हम इसको कहेंगे कि एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से वाई अक्ष जो है इसके तरफ इस तरफ देखे और इस तरफ देखे, दोनों तरफ ये सेम है, तो हम कहेंगे आई खंड जो है ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। अब चैनल में आइए, चैनल में देखो एक्स अक्ष के सापेक्ष ये और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसमें कहेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष तो सिमेट्रिकल है लेकिन वाई अक्ष के सापेक्ष नहीं है। सिमिलरली टी सेक्शन में देखें तो टी सेक्शन में वाई अक्ष के सापेक्ष तो ये खंड सिमेट्रिकल है लेकिन एक्स अक्ष के सापेक्ष नहीं है। अब आइए चैनल में, चैनल में देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं है, वाई अक्ष के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब इसमें देखिए जिन अक्षों के, ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, एक तो ये रेफरेंस एक्सिस, दूसरी एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ठीक है, तो अब इसमें रेफरेंस एक्सिस किसको कहेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे। तो ये अगर किसी भी कार्ड की आकृति एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष अथवा दोनों में किसी एक के सापेक्ष भी सिमेट्रिकल है, एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल हो अथवा वाई अक्ष के सापेक्ष हो अथवा दोनों के सापेक्ष हो, तो इसमें ये तीन खंड हो गए, आई खंड, चैनल खंड और टी खंड। तीनों खंडों में अब देखिए जो आई खंड है ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, ये एक अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है और ये एक अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। तो जब किसी चाहे एक अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल हो चाहे दोनों अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिकल हो, ऐसी स्थिति में जो परिभ्रमण त्रिज्या है, जो परिभ्रमण त्रिज्या है उसमें आई यानी आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में जो न्यूनतम होगी उसको हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या मान करके इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये सारा जो हिस्सा है ये आपको परिभ्रमण त्रिज्या का न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने के लिए है। तो इसमें ये तीनों खंड ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें आर की वैल्यू यानी परिभ्रमण त्रिज्या की वैल्यू जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनके सापेक्ष निकाली जाएंगी। अब ये हमारा ये जो खंड है मुख्य रूप से कोणीय खंड, इसमें देखिए ना तो ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है और ना ही ये वाई अक्ष के सापेक्ष है। ऐसी स्थिति में तो अब हम इसके लिए आर की वैल्यू प्रधान अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। प्रधान अक्ष कौन सी कहलाएंगी, प्रधान अक्ष कहलाती यू यू एक्सिस और वी वी एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर के ये जो लाइन जा रही है ये अक्ष कहलाएगी यू यू अक्ष, ये कहलाएगी यू यू अक्ष। और इसी तरीके से इसी गुरुत्व केंद्र से इस तरीके से अक्ष जाएगी, इसको कहेंगे वी वी अक्ष। तो ये हमारी यू यू और वी वी अक्ष जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगी। तो जिस खंड में उसका जो काट है जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है उनके सापेक्ष अगर सिमेट्रिकल नहीं है, उनके लिए आर की वैल्यू हम जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उनके सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में
जब अगर कोड़ी खंड के आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो इसमें न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का मान RVV ये न्यूनतम लिया जाएगा। ये जो हमारी RUU है, जो RUU है ये वैल्यू ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और ये RVV की वैल्यू मिनिमम होती है। ये वैल्यू भी आपको स्टील टेबल में दी रहेंगी। क्लियर? तो कौन सी कार्ड का रेफरेंस एक्सिस के सापेक्ष निकालेंगे और किस कार्ड का हम प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष निकालेंगे, हम समझते हैं ये स्थिति स्पष्ट हो गई। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर किसी भी कार्ड का किसी भी रेफरेंस एक्सिस के सापेक्ष सेक्शन सिमेट्रिकल है, सममित है, तो उन काटों का न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या हम RXX और RYY में जो न्यूनतम होगा उसका प्रयोग करेंगे। और जब कोई काट XX अक्ष और YY अक्ष दोनों में से किसी के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं है, उनका जो परिभ्रमण त्रिज्या का मान है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनमें जिसमें न्यूनतम वैल्यू होगी उसके सापेक्ष RVV की वैल्यू उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें खाली एक कोड़ी खंड ही ऐसा खंड है जिसमें कि X अक्ष और Y अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब हम इसमें जो VV अक्ष है इसके सापेक्ष परिभ्रमण त्रिज्या का मान जो कि RXX और YYY से न्यूनतम होता है उसका इस्तेमाल कर। ठीक है? अब एक चीज ले लिए कि अगर मान लीजिए हमने कोड़ी खंड में अगर एक कोड़ी खंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अनसिमेट्रिकल, सममित नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम दो खंडों को इस्तेमाल करें, अगर हम दो कोड़ी खंडों को इस्तेमाल करें तब क्या होगा? तो देखिए चित्र, तो इसका चित्र समझ लीजिए। दो कोड़ी खंड इस्तेमाल करने की दो स्थितियां हैं। एक तो ये कि हम गजिट प्लेट के एक ही ओर जोड़ दें। तो अगर हम गजिट प्लेट के एक ही ओर जोड़ते हैं, देखिए ये हमारा कोड़ी खंड हो गए और गजिट प्लेट के एक तरफ ये जोड़ दिया और दूसरी तरफ ये जोड़ दिया। अब इस सिंगल खंड का इसकी एक्स अक्ष ये है और इस खंड की एक्स अक्ष ये है, ठीक है? इसकी बाई अक्ष ये है। जब हमने इन दोनों खंडों को एक साथ जोड़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं तब इनकी जो एक्स अक्ष यहाँ और इसकी यहाँ थी, अब ये हट कर करके यहाँ आ जाएगी। ये हमारी एक्स अक्ष हो जाएगी दोनों को मिलाने के बाद। अब देखो इस एक्स अक्ष के सापेक्ष ये खंड सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों तरफ इसमें सेम सेक्शन है। तो अब ये एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका IXX निकालेंगे, IYY निकालेंगे, फिर इसके बाद में IXX और IYY में जो वैल्यू न्यूनतम होगी, जो वैल्यू न्यूनतम होगी उसको I मिनिमम कहेंगे और उससे हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो R मिनिमम कहलाएगी। ऐसी स्थिति में हम RVV का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर? अब इसी तरीके देखिए कि अगर हमने कोड़ी खंड को गजिट प्लेट के दोनों ओर जोड़ दिया हो, गजिट प्लेट की जब दोनों ओर जोड़ेंगे तब भी हमारी यही सिमेट्रिकल कंडीशन बनती है। इस तरीके से देखें, इसकी बाई अक्ष ये, एक्स अक्ष ये, इसकी बाई अक्ष ये और एक्स अक्ष ये। जब दोनों को जोड़ दिया तो बाई अक्ष कहाँ आ गई? इस जगह पे। अब देखो इस बाई अक्ष के सापेक्ष इधर और इधर दोनों तरफ सेम सेक्शन, यानी ये बाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, बाई अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। ऐसी स्थिति में हम इस जो कंबाइंड सेक्शन है इसका IXX निकालेंगे, IYY की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो मिनिमम होगा उसको ले करके R मिनिमम इज इक्वल टू I मिनिमम अपॉन A।
अब इसमें जो ए रखा जाएगा ये दोनों खंडों का एरिया होगा और आई की वैल्यू जो होगी वो पूरे खंड दोनों खंडों की आई एक्स एक्स और आई वाई में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेके के चलेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम जो प्रिंसिपल और रेफरेंस एक्सिस है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस खंड का हमको आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई वाई निकालना है और किसका हमको आर एक्स एक्स और वाई वाई लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से अब आगे जो इसके बाद में है तनुता अनुपात, इसके बाद में है स्लेंडरनेस रेशियो, इसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो जिसको कहते हैं तनुतानुपात, यानी तनुतानुपात इसको लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी संपीड़न उपांग का तनुता अनुपात उसकी प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात के बराबर होती है। यानी तनुता अनुपात कहेंगे प्रभावी लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यू। अब इसके बाद में जो हमारी ये लैम्डा की वैल्यू जो है इसमें एक टेबल बनाई गई है, आईएएस रिपोर्ट हमारा जो इस्तेमाल कर रहे हैं 800/1984, उसके अनुसार अगर किसी भी कंप्रेशन मेंबर पर डेड लोड या सुपर इम्पोज लोड आते हैं उन मेंबर में लैम्डा की जो वैल्यू है नॉट ग्रेटर देन 180। जैसे हमारे कॉलम इत्यादि है इनका हम जब डिजाइन करते हैं तो हम उसमें 180 से ज्यादा लैम्डा की वैल्यू नहीं लेते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी कंप्रेशन मेंबर में विंड लोड यानी वायु का दाब या भूकंप का दाब भार लग रहा हो, भूकंप बल लग रहे हो, उनके लिए हमारा जो लैम्डा की वैल्यू है वो 250 तक लेते। और अन्य केस में जैसे ट्रसिज वगैरह है, टेंशन मेंबर है, इसमें अगर जो हमारा वायु दाब है या भूकंप दाब है उसके कारण ओवर टर्निंग इत्यादि ना हो, उलट पलट ना हो, तब हम उसके लिए 350 तक लेकर के चलते। तो ये चीजें आपको कब ध्यान रखनी है? जब आप डिजाइन करेंगे, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल। अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान किसी भी मेंबर के लिए जो हमारा तनुता अनुपात है ये इस पर निर्भर करता है, तनुता अनुपात के मान पर निर्भर करता है। अभी आपको एक एग्जाम्पल समझाया था कि अगर हम दो खंड ले विभिन्न लंबाई के तो उसमें देखा कि अगर सेम सेक्शन है तो सेम सेक्शन का मतलब हो गया उसके लिए आर की वैल्यू, आर मिनिमम की वैल्यू तो सेम हो गई। जैसे मान लो कि हमने चपटी पत्ती ली थी और इसकी ये चौड़ाई हो गई और ये मोटाई हो गई, तो इसके लिए खंड की लंबाई हम कुछ भी रखें, खंड की लंबाई कुछ भी रखें तो आर मिनिमम दोनों मेंबर्स के लिए सेम हो गया। अब जिसकी लेंथ कम होगी, ठीक है, उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी, जिसकी लेंथ कम होगी उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी लैम्डा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो अब ज्यादा लैम्डा की वैल्यू होने का मतलब लंबाई ज्यादा है तो इसमें बकलिंग जो है कम लोड पर शुरू हो जाएगी, यानी इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी तुलना में, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी तुलना में कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारा जो तनुता अनुपात है इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो जिस कंप्रेशन मेंबर में स्लेंडरनेस रेशियो कम होता है उसकी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। तो हमको इसके लिए जरूरत पड़ती है अनुज्ञेय
संपीड़न प्रतिबल की। तो अब इसमें अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल, इसको कैसे निकालेंगे? अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल को कहते हैं FAC या कहिए लैम्डा AC। ये इनके जो सिंबल्स हैं। तो इसमें दो कंडीशंस दी गई हैं IS कोड के अनुसार कि FAC की वैल्यू 0.6 FY या एक फार्मूला दे रखा है 0.6 इंटू FCC इंटू FY अपॉन FCC की पावर n प्लस FCC की पावर n प्लस FY की पावर n और इस पूरे की पावर 1/n। ये फार्मूला इसके लिए हो गया FAC के लिए। तो हम इसमें और इसमें दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करें और जो वैल्यू न्यूनतम होगी उस वैल्यू को हम अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल मानेंगे। अब मान लीजिए, अब देखिए इसमें ये क्या क्या है, FCC का मतलब हो गया किसी भी खंड की संपीड़न सामर्थ्य। कौन सी संपीड़न सामर्थ्य? प्रत्यास्थ, यानी किसी भी खंड में ये कह लीजिए किसी भी खंड के लिए संपीड़न में प्रत्यास्थ प्रतिबल। ये संपीड़न में प्रत्यास्थ प्रतिबल, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी सेक्शन को अगर कंप्रेसिव लोड लगाएं और लोड हटाने के बाद में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाए, तो यानी इलास्टिक स्टेज में है। ठीक है, तो उस समय जो हमारा जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस में होंगे, वो FCC कहलाएगी। तो इसकी वैल्यू कोड के अनुसार ये लेते 197 और बल्कि दशमलव में ये 197.19 न्यूटन पर mm²। यानी इसमें कुछ नहीं करना, FE 250 ग्रेड के लिए FCC की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो n है, ये n IS कोड के अनुसार इसमें 1.4 ये एज्यूम किया गया है। तो देखिए ये चीज एज्यूम करके लिख ली, इसकी वैल्यू दे दी। अब इसमें कौन सी चीज है? FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm²। तो इन सब वैल्यू को जब हम इस फार्मूले में पुट करें, मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि हमको किसके लिए कैलकुलेट करें। पहली चीज तो ये FCC की वैल्यू, ये जो होती है FCC, ये होती पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें इसको कैलकुलेट करके देखें, E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करके हल किया था, तो ये वैल्यू प्राप्त हुई थी। अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, E की वैल्यू 2 × 10⁵ और लैम्डा की वैल्यू, अब मान लीजिए हमने तन्यता अनुपात मान लीजिए लैम्डा = 100 मान लें, तो इसमें 100 का स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर, ठीक है, पुट करने के बाद ये चीज आ जाएगी 80 न्यूटन पर mm²। अब हम इसको आगे हल नहीं कर रहे हैं, इसको हल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन पर mm²। और इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये आ रही 150 न्यूटन पर mm²। तो इन दोनों में न्यूनतम कौन सी वैल्यू हुई? ठीक है, तो अब इसके लिए इतनी गणना करना ये हर क्वेश्चन में संभव नहीं है। तो IS कोड में कह लीजिए, आपकी स्टील टेबल में कह लीजिए, या जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें एक पन्ना आपका इस बात का है कि विभिन्न सिलेंडरनेस रेशियो पर
विभिन्न ग्रेड के स्टील के लिए, खंडों के लिए एफ AC की वैल्यू उसमें टेबल में इन्होंने दे रखी। अब आपको करना क्या है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। Fe 250 ग्रेड की स्टील का खंड बना है, तो उस वाले कॉलम में यानी कुछ इस प्रकार से टेबल बनी है, हम आपको आइडिया दे रहे हैं। एक कॉलम में तो इन्होंने लिख रखा है तनुतानुपात यानी लैम्डा, और यहाँ पर इन्होंने ग्रेड ऑफ स्टील जैसे Fe 230 या कहिए Fy बराबर 240, Fy बराबर 250, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। और ये 10 से स्टार्ट की, लैम्डा की वैल्यू 10, तो तीनों की वैल्यू इसी जो फार्मूला हमने लिखा था उस फार्मूले में रख करके कैलकुलेट किया, उसके सामने लिख दिए गए। तो एक ये टेबल बद्ध हो गए। अब आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर लैम्डा की वैल्यू के 10, 20, 30, 40 और इस तरीके से इन्होंने 250, 300 तक ले रखे। अब आपकी लैम्डा की वैल्यू से कैलकुलेट करिए कौन सी ग्रेड का स्टील सेक्शन है, उस कॉलम में आप उसकी वैल्यू करें। तो जो हमने 100 लिखा था, 100 अगर लैम्डा की वैल्यू है तो Fe 250 के लिए 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो आपको जो ये करना है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल करके ग्रेड के अनुसार जिस कॉलम में है उस कॉलम से वैल्यू नोट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा जब आपको क्वेश्चन इत्यादि कराया जाएगा। अब इसके बाद आज का लास्ट ये है टाइप्स ऑफ मेंबर, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर में दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक तो कहलाता है कंटिन्यूअस यानी टाइप्स ऑफ मेंबर, तो एक हो गया इसमें कंटिन्यूअस, और दूसरा हो गया डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के नाम सुने हैं, जैसे कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं सतत और इसको कहते हैं असतत। तो जब किसी भी कंप्रेशन मेंबर हो या कोई भी मेंबर, किसी भी मेंबर के सिरे हम दोनों सिरों पर जोड़ते हैं, और अगर बीच में भी ज्वाइंट दे दिया जाए, ठीक है, यानी किसी भी मेंबर को दो से अधिक टेकों द्वारा, दो से अधिक टेकों द्वारा सपोर्ट दिया जाए, तो ये मेंबर हमारे कंटिन्यूअस मेंबर कहलाते हैं। अब देखिए चित्र बना देते, सिंपल सा एक ट्रस का, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो प्रिंसिपल राफ्टर है, ये प्रिंसिपल राफ्टर में एक सपोर्ट तो सिरों पे हो गए, दोनों पे ये सपोर्ट हो गए, बीच में एक सपोर्ट यहाँ पे दे दिया गया, तो ये दो से ज्यादा सपोर्ट इसको मिल गए, तो यानी ये हमारा जो प्रिंसिपल राफ्टर है ये कंटिन्यूअस में आ गया। इसी तरीके से ये जो टाई बीम है, टाई बीम में देखिए कितने सपोर्ट हो गए, टोटल 5, तो ये हमारी टाई बीम जो है ये कंटिन्यूअस मेंबर कहलाएगी। लेकिन इसके अलावा जो भी मेंबर्स हैं इनके सिरों पर दो ही ज्वाइंट हैं, तो ये सारे मेंबर्स जो है ये डिसकंटिन्यूअस मेंबर कहलाए। तो आपके सिलेबस में डिसकंटिन्यूअस मेंबर की ही एनालिसिस एंड डिजाइनिंग है, इसलिए आप उसी पे ध्यान दें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है कंप्रेशन मेंबर का समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप नेक्स्ट जब आपका लेक्चर होगा उस पर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।